हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है भाई, हमने क्या है अपने यूनिट है नाटक वाली, जो हमारा सिलेबस है यूजीसी नेट का और प्रोफेसर का, एचपीएससी प्रोफेसर का हरियाणा वाला का, वो हम करने लग रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले 2 नाटक करवा दिए हैं। आज हमने भारतेंदु के नाटक कर लिए दोनों, अंधेर नगरी और भार दुर्दशा। ठीक, अच्छी प्रकार से मैंने आपको करवाया। जिसे बच्चे ने अगर वो क्लास से नहीं देखे तो प्लीज़ वो क्लास जाके देख सकता है। आज मैं आपको जयशंकर प्रसाद की जो हमारे सिलेबस में 3 नाटक लगे हुए हैं, चंद्रगुप्त, सकंदगुप्त और ध्रुव स्वामी, मैं तीनों एक ही क्लास में आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। ठीक है, तो एक ही क्लास में हम इसको करेंगे। तो पहला है चंद्रगुप्त, ये जयशंकर प्रसाद का ही नाटक है। ठीक है, चंद्रगुप्त नाटक, इसका प्रकाशन 1931 में हुआ था। कब हुआ था चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन? 1931 ईस्वी में। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रसाद की नाट्य रचना का शिखर बिंदु है। जो चंद्रगुप्त है, जो चंद्रगुप्त नाटक है जयशंकर प्रसाद का, वो भाई प्रसाद की नाट्य रचना का शिखर बिंदु है। ठीक है, क्या है? शिखर बिंदु है। विषय वस्तु, विषय वस्तु बतानी हमने चंद्रगुप्त नाटक की। तो देखते हैं विषय वस्तु क्या। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक प्रमुख ऐतिहासिक नाटक है। तो कैसा नाटक है? चंद्रगुप्त ऐतिहासिक नाटक है। इस नाटक के द्वारा प्रशांत ने भारतीयों के मन में गौरव का भाव जगाने का प्रयास किया है। इस नाटक में विदेशियों से भारत का संघर्ष तथा उस संघर्ष में भारतीयों की विजय को दिखाया गया है। क्या भाई, इस संघर्ष में क्या है? इस नाटक में विदेशियों से भारत का संघर्ष तथा उस संघर्ष में भारतीयों की विजय दिखाई गई है। ठीक है, जिससे तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के प्रति लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हो सके। ठीक है भाई, किस लिए दिखाया है? जिससे भी जो ब्रिटिश सरकार है उसके प्रति लोगों में राष्ट्र भावना की भावना का विकास हो सके। आगे है चंद्रगुप्त का कथानक, इतिहास की 3 प्रमुख घटनाएं। ठीक है, जो चंद्रगुप्त है इसका कथानक क्या भी, इतिहास की 3 प्रमुख घटनाएं हैं। सिकंदर का भारत पर आक्रमण, पहला तो ये है। ठीक है, नंदकुल का उन्मूलन, दूसरा ये है। और सेल्यूकस की पराजय तथा चंद्रगुप्त के राजा बनने की घटना पर आधारित है, तो तीसरा ये है। ठीक है, तो जो चंद्रगुप्त नाटक है उसका कथानक क्या है? इतिहास की 3 घटनाओं पर आधारित है भाई। ठीक है, एक सिकंदर का भारत पर आक्रमण करना, ठीक है, पहला। दूसरा है नंदकुल का उन्मूलन, ठीक है, और सेल्यूकस की पराजय तथा चंद्रगुप्त के राजा बनने की घटना पर ये आधारित है। ठीक है, तो इस नाटक में मुख्य कथा के अतिरिक्त कई उपकथाएं साथ साथ चलती है। किसमें भाई? चंद्रगुप्त नाटक में। जैसे सिद्धरन और अलका की कथा, किसकी बताइए भी, ध्यान रखना पेपर में पूछी जाती है। सिद्धरन और अलका की कथा, राक्षस और सुहासिनी की कथा तथा पर्वतेश्वर और अलका की कथा भाई। और इस नाटक में कुल 4 अंक है। कितने अंक है भाई? 4 अंक है। ठीक है, चंद्रगुप्त नाटक में पूछा जाता है चंद्रगुप्त नाटक में कितने अंक है। अंकों से भी पेपर बनता है हमेशा। तो कितने अंक है? 4 अंक है। देखते हैं। प्रमुख पात्र हैं भाई इसके। चंद्रगुप्त है। चंद्रगुप्त नाटक में धीरोदात्त नाटक है। जो चंद्रगुप्त है वो ही क्या है? धीरोदात्त नाटक है। इस नाटक का नायक है। इसमें साहस, आत्मविश्वास और निर्भीकता आदि गुण हैं। अंत में वह मगध ही नहीं संपूर्ण भारतवर्ष का सम्राट बनता है। क्या भाई, जो चंद्रगुप्त है वो मगध ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष का सम्राट बन जाता है। दूसरा पात्र चाणक्य भी थोड़ा ब्लर है तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना, मैं बोल रही हूँ। चाणक्य मुख्य पात्र के रूप में नाटक में आता है, जिसमें दूरदर्शिता, सतर्कता और गंभीरता आदि गुण हैं। नाटक में यह तत्कालीन समाज में व्याप्त ब्राह्मणवाद को प्रदर्शित करता है। यह वैदिक अनुयायी था। कौन भाई? चाणक्य। सिहरन है, अलका का प्रेमी है। कौन है सिहरन? अलका का प्रेमी है तथा मालवगण का प्रमुख है। अलका का तो प्रेमी है सिहरन और मालवगण का प्रमुख है। यह राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है। कौन भाई? सिहरन। पर्वतेश्वर है, ये पंजाब का राजा है जो अकेले सिकंदर से युद्ध करता है। यह पोरस नाम से भी जाना जाता है।
ठीक है। इसने अकेले सिकंदर से युद्ध किया था और पौरस्त्य नाम से जाना जाता प्रतेश्वर। तो नंद है, नंद कौन है? मगध सम्राट है, कल्याणी का पिता है, भोगी विलासी शासक है। ठीक है, जो नंद है वो कैसा है? भोगी विलासी विलासी तो शासक है और कल्याणी का पिता है, मगध का सम्राट है। राक्षस मगध का अमात्य है, वरुचि कात्यायन है यानी मगध का अमात्य, सक्टार मगध का मंत्री है, आम्भिक तक्षशिला का राजकुमार है, सिकंदर ग्रीक विजेता है, फिलिप्स सिकंदर का क्षत्रप है, मौर्य सेनापति चंद्रगुप्त का पिता है, एनिशा क्रिटिजा सिकंदर का सहचर है, देवबल नागदत्त गणमुख मालव गणतंत्र के पदाधिकारी है, साइब्रिटीन मैग्स्थनीज ये यवन दूत है, गांधार नरेश ये आम्बिक का पिता है, सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति है, डांडायन कौन है? एक तपस्वी है। तो ये हमारे पुरुष पात्र हो गए भी, और इनमें से पात्रों में से काफ़ी बार पेपर में क्वेश्चन आते हैं भी, आप ध्यान से इनको करना। स्त्री पात्र में अलका, ठीक है, अलका कौन है? गांधार नरेश की पुत्री है तथा आम्बिक की बहन है, यह राष्ट्र प्रेमी और साहसी है। सुहासिनी कौन है? सक्टार की कन्या है और राक्षस की प्रेमिका है। कौन? सुहासिनी। कल्याणी कौन है? मगध की राजकुमारी है। नीला और लीला ये कल्याणी की सहेलियां है दो। मालविका सिंधु देश की राजकुमारी है। कौन है मालविका? सिंधु देश की राजकुमारी है। कार्नेलिया सेल्यूकस की पुत्री, बाद में चंद्रगुप्त से विवाह। मौर्य पत्नी कौन है? चंद्रगुप्त की माता है। एलिस कौन है? कार्नेलिया की सहेली है एलिस। अब काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, चंद्रगुप्त विषय में ये आपको अच्छी प्रकार से बिल्कुल ध्यान से समझना है। पेपर में इसमें से 99% क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त जो नाटक है उसके विषय में, इस नाटक में कुल 4 अंक है और 44 दृश्य है और 13 गीत है, ठीक है। जो चंद्रगुप्त नाटक इसमें 4 तो अंक है, ऊपर भी आए अंक, और 4 अंकों के अंदर 44 दृश्य दिखाए गए हैं, ठीक है। 4 अंक है उसमें 44 दृश्य दिखाए गए हैं और 13 गीत है इसके अंदर, क्योंकि जो जयशंकर प्रसाद के तीनों नाटक है इनमें से गीत और पंक्तियाँ काफ़ी बार पेपर में पूछी जाती है, काफ़ी बार है, ठीक है। ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें जयशंकर प्रसाद के नाटकों से पंक्ति ना पूछी जाए या गीत ना पूछा जाए। तो इस नाटक की भाषा कूटनीतिक है तथा इसमें तत्सम बहुल शब्दावली का उपयोग हुआ है। इस नाटक का अंगिरस वीर रस और श्रृंगार रस है, ठीक है। जो चंद्रगुप्त नाटक है उस नाटक का, ठीक है, रस कौन सा है? अंगिरस। कौन कौन से है? वीर रस और श्रृंगार, ठीक है। चंद्रगुप्त नाटक के अंगिरस कौन कौन से? वीर और श्रृंगार है, आपको ध्यान रखना है। इसमें बौद्ध और वैदिक धर्म के बीच संघर्ष मिलता है। किसमें? बौद्ध और वैदिक धर्म के बीच संघर्ष है भाई। इसमें नारियों को स्वतंत्रता मिलती है, वो युद्ध में भी भाग लेती हैं। कौन से नाटक में? चंद्रगुप्त नाटक में। मंचीय दृष्टि से यह नाटक अधिक सफल नहीं हुआ, ठीक है भाई। तो मंचन के विषय में ये नाटक क्या अधिक सफल नहीं हुआ था भाई मंच पर। अब इसका क्या है? कथासार, ठीक है। प्रथम अंक है 11 दृश्य है इसके अंदर। जो प्रथम अंक है इसके अंदर कितने दृश्य है? 11, ठीक है। 4 अंक बताए गए हैं, 4 अंक के अंदर 44 दृश्य है, ठीक है। यही बताया गया ना, 44 दृश्य और कितने? 13 गीत बताए गए, ठीक है। तो कथासार में हम पहला प्रथम अंक करेंगे और प्रथम अंक में कितने हैं दृश्य? 11। पहला अंक 11 दृश्य, याद रखना आपको, ये भी पूछे जाते हैं पेपर। आजकल भाई पेपर क्या बहुत डीपली पढ़ाने लग गए और बहुत ही डीपली पूछने लग गए पेपर में। अब पीछे 1 जून को एसपीएससी हरियाणा प्रोफेसर का पेपर था, मैंने भी दिया था और इतना डीपली पूछ रखा था, उसमें कोई हद नहीं हुई, ठीक है। आप सभी ने देखा भी होगा, जो नेट किया प्रोफेसर के पेपर दिए उन्होंने ज़रूर देखा होगा इस पेपर को, ठीक है। नाटक का प्रारंभ तक्षशिला के गुरुकुल में युवकों के पारस्परिक वार्तालाप से होता है, ठीक है भाई। नाटक का प्रारंभ पूछ रखा है, जो नाटक का आरंभ है वो कहाँ से होता है? तक्षशिला के गुरुकुल में युवकों के आपस में बातचीत से होता है, जहाँ चाणक्य, सिहरन, आम्बिक, अलका और चंद्रगुप्त उपस्थित होते हैं। आम्बिक और चंद्रगुप्त में संघर्ष होता है। किस किस के बीच संघर्ष बताया है? आम्बिक और चंद्रगुप्त के बीच। और आम्बिक
पराजित होकर चला जाता है। और कौन इसमें हारता है? आम्बिक हारता है। चाणक्य के कहने पर चंद्रगुप्त मगध और अलका के कहने पर सिहरन गांधार को छोड़कर चला जाता है। क्या भाई? चाणक्य के कहने पर चंद्रगुप्त मगध, ठीक है। क्या भाई? जब चाणक्य कहता है चंद्रगुप्त से, भाई चाणक्य के कहने से जो चंद्रगुप्त मगध छोड़कर चला जाता है, और अलका के कहने पर सिहरन गांधार छोड़कर चला जाता है। पेपर में बन सकता है ये क्वेश्चन। इस अंक में मुख्य रूप से चंद्रगुप्त की सहायता से चाणक्य को नंदकुल के सर्वनाश की योजना बनाना, सीमा प्राप्ति की ओर प्रस्थान, प्रतिपक्षी आम्बिक का सिंधु तट पर विरोध, दंडायन के आश्रम में दोनों पक्षों के लोगों का एकत्रित होना, दंडायन की प्रशंसा से चंद्रगुप्त का सम्मान तथा मगध से लेकर गांधार तक की राजनीतिक स्थिति की प्रतिष्ठा की कथा का वर्णन हुआ है। ठीक है, तो पहले अंक में देख लिया आपने क्या क्या हुआ है। पहला अंक है, प्रथम अंक है, और इसके अंदर 11 दृश्य बताए गए हैं। दूसरा अंक है, दूसरे अंक में भाई 10 दृश्य है। ठीक है, दूसरे अंक में कितने हैं? 10 दृश्य है। इस अंक में पश्चिम उत्तर सीमा पार की राजधानी वस्तु स्थिति की स्पष्ट रूपरेखा देखी जा सकती है। किसमें? पश्चिम उत्तर सीमा पार की राजनीतिक वस्तु स्थिति की स्पष्ट रूपरेखा देखी जा सकती है। दुराचारी फिलिप्स के चुंगल से कार्नेलिया का निकलना, सूझबूझ और अपरिमित शक्ति के आधार पर सिकंदर को नीचा दिखाने में सफलता। क्या भाई? कौन बताया गया इसमें? दुराचारी फिलिप्स। ठीक है, इसके चुंगल से कौन निकलती है? कार्नेलिया। ठीक है, सूझबूझ और परिमित शक्ति के आधार पर सिकंदर को नीचा दिखाने में सफल, विदेशी सेना की स्थिति एवं युद्ध कला की जानकारी चाणक्य को मिलना। ठीक है, चंद्रगुप्त को दोनों गणतंत्रों का सेनापति बनाना तथा आदि कई महत्वपूर्ण घटनाएं इस अंक में घटता है। इस अंक में घायल सिकंदर को चंद्रगुप्त प्राणदान देता है। ठीक है, तो कौन से अंक में सिकंदर क्या है? चंद्रगुप्त क्या है? सिकंदर को प्राणदान देता है। तो दूसरे अंक है और 10वां दृश्य है, तो याद रखना आपको। तृतीय अंक है, तृतीय अंक के अंदर भाई 9 दृश्य हैं। कितने हैं? 9 दृश्य है। तृतीय अंक है 9 दृश्य। पहले में कितने थे? 11, दूसरे में 10 और तीसरे में 9। ठीक है, तो तीसरे अंक का आरंभ विपाशा तट से होता है। कहाँ से होता है? विपाशा तट से होता है, जहाँ राक्षस चाणक्य के बनाए चक्कर में फंस जाता है। ठीक है, जो राक्षस है वो चाणक्य द्वारा बनाए गए चक्कर में फंस जाता है। दूसरे दृश्य में चाणक्य पर्वतेश्वर को आत्महत्या से रोकता है। ठीक है, दूसरे दृश्य में बताया गया है। अभी पहले अंक में राक्षस चाणक्य से बनाए गए चक्कर में फंस जाता है, राक्षस फंस जाता है, और दूसरे में है चाणक्य पर्वतेश्वर को आत्महत्या से रोकता है। सिकंदर अपने अनुचरों के साथ नौका से वापस लौटता है। ठीक है, तीसरे अंक में ये है। तीसरे दृश्य में, चौथे दृश्य में राक्षस को एक चर के द्वारा पता लगता है कि चाणक्य उसकी माया चक्कर में फंसकर मगध में विद्रोह करने वाला है। ठीक है भाई, चौथे में है ये। पांचवें दृश्य में नंद सुहासिनी के साथ दुर्व्यवहार करता है, लेकिन समय पर आकर राक्षस उसे बचाता है। ठीक है, छठे दृश्य में चाणक्य सक्टार से मिलता है, जो नंद से प्रतिशोध लेना चाहता है। सातवें दृश्य में मालविका नंद को चाणक्य का दिया पत्थर और राक्षस की अंगूठी देती है। कौन देती है भाई? मालिका। किसको? चाणक्य को। ठीक है, आठवें दृश्य में नंद के प्रति विद्रोह होता है, और 9वें दृश्य में चंद्रगुप्त मगध का शासक बनता है। तो पेपर में इन दृश्यों के बारे में पूछा जा सकता है। अब देखो, ये पूछा जा सकता है चंद्रगुप्त मगध का शासक कब बनता है, तो कब बनता है। ठीक है, कौन सा अंक है? तीसरा अंक है, और तीसरे अंक का 9वां दृश्य है। ठीक है, चतुर्थ अंक 14 दृश्य। क्या भी? चतुर्थ अंक 14 दृश्य। तो पहले में कितने? 11, दूसरे में 10, तीसरे में कितने थे? 9, और चौथे में 14। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 44 दृश्य। ठीक है, इस अंक में प्रतेश्वर के प्राणों का अंत होता है। कब? चतुर्थ अंक में क्या है? पर्वतेश्वर के प्राणों का अंत होता है, तथा कल्याणी के आत्महत्या कर लेने से चंद्रगुप्त का राज्य निष्कंटक
हो जाता है। और देखो भाई, प्रतेश्वर का भी अंत हो जाता है और कल्याणी भी क्या है, आत्महत्या कर लेती है। उसके बाद चंद्रगुप्त का राज्य निष्कंटक हो जाता है। चंद्रगुप्त की प्राण रक्षा करते हुए मालविका अपने प्राण दे देती है। क्या भी, मालविका भी चतुर्थ अंक में क्या है, अपने प्राण दे देती है तथा उसकी हत्या कर राक्षस सेल्यूकस के यहाँ चला जाता है। इधर चाणक्य की नीति से खिन्न होकर चंद्रगुप्त के माता पिता राज्य छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, सारी बातें चौथे अंक में है, जिससे चंद्रगुप्त और चाणक्य में मतभेद हो जाता है और चाणक्य भी राजमहल से चला जाता है। अंत में फिर चंद्रगुप्त को युद्ध में चाणक्य सिंहरण आकर मदद करते हैं, जिससे वे विजय होता है और अंत में कार्नेलिया और चंद्रगुप्त के साथ राक्षस और सुहासिनी का विवाह होता है। ठीक है भाई, किस किस का, कार्नेलिया और चंद्रगुप्त का, और राक्षस और सुहासिनी का विवाह होता तथा चाणक्य राजनीति से संन्यास ले लेता है भाई। तो ये चतुर्थ अंक में था ये। ठीक है, चतुर्थ अंक में कितने दृश्य हैं, 14। अब इसके प्रमुख उदाहरण है यानी इनके कथन है। ठीक है, जो पेपर में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, तो देखते हैं। प्रथम अंक से लिए गए हैं भाई। ठीक है, प्रथम अंक से लिए गए हैं। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये उदाहरण। तो ये किसका है, ये सुहासिनी का है। क्या भी, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, सुहासिनी का कथन है। ठीक है, और चंद्रगुप्त नाटक का प्रथम अंक का है। त्याग और क्षमा, तप और विद्या, तेज व सम्मान के लिए, ये कथन किसका है, उदाहरण चाणक्य का है। प्रथम अंक का भी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, अति सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य का भय क्यों, ये सिंहरण का है। मैं मगध का उद्धार चाहता हूँ पर यवन लुटेरों की सहायता से नहीं, ये चंद्रगुप्त का कथन है भाई। मैं लेखक नहीं, कात्यायन शास्त्र प्रणेता हूँ, व्यवस्थापक हूँ, ये चाणक्य का कथन है भाई। पहले अंक के ये, मेरा देश है, मेरे पहाड़ है, मेरी नदियाँ, ये अलका का है। विजय तृष्णा का अंत पराभव में होता है, अक्षेंद्र। सुव्यवस्था से बढ़े तो बढ़ सकती है, केवल विजयों से नहीं, ये दंडायन का है। द्वितीय अंक है। ठीक है, दूसरे अंक के देखते हैं हम उदाहरण कौन कौन से हैं, और ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है, जो काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है। अरुण यह मध्य में देश हमारा, जहाँ पहुँचे अनजान स्थिति को मिलता है एक सहारा, तो ये कार्नेलिया का है। किसका है भाई, कार्नेलिया का। अरुण यह मध्य में देश हमारा, जहाँ पहुँचे अनजान स्थिति को मिलता है एक सहारा। अगला है तीसरा, ये दूसरे अंक में है भाई, देख लेना, और कार्नेलिया का है। तीसरा अंक है यानी तृतीय अंक है, यह सपनों का देश, यह त्याग विज्ञान का पालना, अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि है, यह मनुष्यता की जन्मभूमि, ये कार्नेलिया का चंद्रगुप्त से कहती है। ठीक है, क्या भी, यह सपनों का देश, यह त्याग विज्ञान का पालना, अन्य देश मनुष्य की जन्मभूमि की है, यह मनुष्यता की जन्मभूमि, ये कार्नेलिया का है कथन, चंद्रगुप्त से कहती है। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है ये, जितने भी मैं करवा रही हूँ। ठीक है, पहले उदाहरण आएंगे, फिर उसके बाद इनके गीत है भाई। और क्या है, उदाहरण भी क्या है, जो अंक है उसके अकॉर्डिंग है, और जो गीत है वो भी उसके अकॉर्डिंग है। क्योंकि पेपर में क्या है, अंकों के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं, ऊपर गीत दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक से है, आप ये बताइए ये कौन से अंक का गीत है और किसने गाया है। ठीक है, अंक दे देंगे और उसके आगे उसके पात्र का नाम दे देंगे, तो आप उसको उसमें से हमें ढूंढना है ये। तो समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, मैं अविश्वास, कूट चक्कर और छलनाओं का कंकाल हूँ, तो ये चाणक्य का है। चतुर्थ अंक है, और तीसरे अंक में कहता है ये चाणक्य, ध्यान रखना। चतुर्थ अंक है, पतन और कहाँ तक हो सकता है, ले लो मोरिये चंद्रगुप्त अपना अधिकार छीन लो, ये चाणक्य का है, चंद्रगुप्त से चतुर्थ अंक का है। हिमाद्री त्रुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, सर्व प्रभा संपुलवा स्वतंत्रता पुकारती, ये अलका का है। किसका है, ये अलका का है। ठीक है, हिमाद्री त्रुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, सर्व प्रभा समूलवा स्वतंत्रता पुकारती, ये अलका का है और चतुर्थ अंक से है भाई। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी, ये कार्नेलिया का है। किसका, कार्नेलिया का है, चतुर्थ अंक से। मैं क्रूर हूँ केवल वर्तमान के लिए, भविष्य के सुख व शांति के लिए, ये चाणक्य का है, चतुर्थ अंक से। यह युद्ध ग्रीक
वह भारतीयों का नहीं, ये अरस्तु व चाणक्य की चोट है। ये कार्नेलिया का है भाई। युद्ध देखना चाहो तो मेरा हृदय फाड़ कर देखो, मालविका चंद्रगुप्त से। ठीक है, तो यहाँ पर अपना जो चंद्रगुप्त नाटक है वो समाप्त होता है। ठीक है, मैंने जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो कक्षा जो पेपर में पूछे जाते वो मैंने आप सभी को करवा दिया। आप इसको अच्छी प्रकार से देख लेना। ठीक है, जो इस बच्चे को समझ नहीं आता, एक दो बार अगर आप क्लास को अच्छी प्रकार देख लेंगे तो आपको अच्छी तरह आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इनका अभ्यास करते रहोगे क्लासों का तो आपको और बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा नाटक हमारा स्कंदगुप्त। मैंने चंद्रगुप्त आपको कंप्लीट करवा दिया है, जो महत्वपूर्ण था उसमें सभी कुछ। अब मैं आपको स्कंदगुप्त करवा रही हूँ। ठीक है, तो देखते हैं। इसका प्रकाशन वर्ष 1928 है। कितना स्कंदगुप्त का प्रकाशन वर्ष? 1928। यह 5 अंकों में, कितने अंकों में? 5 अंकों में विभक्त है। प्रसाद ने अपने नाटक स्कंदगुप्त में भारत और यूरोप दोनों की नाट्य कलाओं का समावेश किया है। ठीक है, जो स्कंदगुप्त नाटक है प्रसाद जी का, इसमें प्रसाद जी ने भारत और यूरोप दोनों की नाट्य कलाओं का समावेश किया है इसके अंदर। ठीक है, गुप्त वंशीय सम्राट स्कंदगुप्त के जीवन को आधार बनाकर, कब से कब तक था इसका जीवन? 455 ईस्वी से 467। इस नाटक के माध्यम से प्रसाद ने तत्कालीन परिदृश्य में औपनिवेशिक सत्ता से संघर्ष तथा राष्ट्र के एकीकरण के लिए प्रेरित किया है। ठीक है, दोबारा से पढ़ते इस लाइन को। गुप्त वंशीय सम्राट स्कंदगुप्त के जीवन को आधार बनाकर लिखा है ये नाटक, और इस नाटक के माध्यम से प्रसाद ने तत्कालीन परिदृश्य में औपनिवेशिक सत्ता से संघर्ष तथा राष्ट्र के एकीकरण के लिए प्रेरित किया है। 5 अंक है भाई इसके अंदर और 33 दृश्य है। ठीक है, 16 गीत है, 17 पुरुष पात्र है और 8 स्त्री पात्र है। ठीक है, और 7 और 8 कितने हो गए भाई? कितने हो गए? टोटल 25 पात्र है इसके अंदर। ठीक है, स्कंदगुप्त के अंदर 5 तो अंक है, 33 दृश्य है, 16 गीत है, 17 पुरुष पात्र है और 8 स्त्री पात्र है। तो भूमिका देखते हैं, और भूमिका में से क्वेश्चन हमारा सीधे सीधे बनता है, आप सभी को पता होगा इस बात का। तो देखते हैं। प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक अतीत के तथ्यों के गहरे शोध पर आधारित है। स्कंदगुप्त नाटक की भूमिका स्वरूप प्रसाद ने स्कंदगुप्त तथा मर्त्यगुप्त संबंधी ऐतिहासिक तथ्यों का विवेचन किया तथा गुप्त राजवंश की वंशावली प्रस्तुत की है भाई। ठीक है, अगला आगे है। प्रसाद ने इतिहास में 3 विक्रमादित्य तथा 3 कालिदास माने हैं। किसने? प्रसाद ने। स्कंदगुप्त तीसरे विक्रमादित्य हैं। ठीक है, तथा उनके समकक्ष दूसरे वाले काव्यकार है कालिदास। प्रसाद ने नाटककार तथा काव्यकार कालिदास को अलग अलग माना है। प्रपंच बुद्धि और मुद्गल कल्पित पात्र हैं। ठीक है, जो स्कंदगुप्त नाटक है इसके अंदर 2 पात्र आते, प्रपंच बुद्धि और मुद्गल। ये क्या है? कल्पना इन पात्रों की गई, वे कल्पित है। देवसेना और जयमाला वास्तविक और कल्पित पात्र दोनों हो सकते हैं। जो देवसेना और जयमाला है ये स्कंदगुप्त नाटक के पात्र है 2। ये वास्तविक भी हो सकती है और काल्पनिक भी हो सकती है, दोनों ही हो सकती है। विजया, कमला, रामा और मालिनी ये क्या है? कल्पित ना है, ये भी कल्पित पात्र है। स्कंद की माता का नाम देवकी रखा है, इसका स्पष्ट ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, अतः यह संदिग्ध है। ठीक है, जो स्कंदगुप्त है उसकी माता का नाम जयशंकर प्रसाद ने भी देवकी रखा है, लेकिन इस नाम का कोई इतिहास में वर्णन नहीं हुआ है। ठीक है, वैसे ही जयशंकर प्रसाद ने इसको रख दिया है। शेष पात्र क्या है? ऐतिहासिक है। जो और बच गए हैं वो क्या? सभी ऐतिहासिक है भाई। अब पात्र देखते हैं। स्कंदगुप्त युवराज है, विक्रमादित्य है। कुमारगुप्त मगध का सम्राट है। गोविंदगुप्त कुमारगुप्त का भाई है। प्रणदत्त मगध का महानायक है। चक्रपालित प्रणदत्त का पुत्र है। बंधुवर्मा मालवा का राजा है। भीमवर्मा बंधुवर्मा का भाई है। मार्तगुप्त काव्यकर्ता कालिदास है। प्रपंच बुद्धि बोधकाल का पालिक है। सर्वज्ञनाग अंतर्वेद का विषयपति है। कुमारदास धातुसेन सिंहल का राजकुमार है। पुरगुप्त कुमारगुप्त का छोटा पुत्र। भट्टार्क नवीन महाबलाधिकृत है। पृथ्वीसेन मंत्री कुमारा अमात्य है। खिंगिल हुण आक्रमणकारी है। खिंगिल कौन है? हुण आक्रमणकारी है। मुद्गल विदूषक है। प्रख्यात कीर्ति यह है लंका राजकुल का श्रमण, महाबोध विहार, सतवीर, महाप्रतिहार, दंडनायक, नंदीग्राम का दंडनायक, पहरी सैनिक इत्यादि। कौन?
प्रख्यात कीर्ति वे। अब इसके बाद है स्त्री पात्र। देवकी कुमारगुप्त की बड़ी रानी है, यानी सकंदगुप्त की माता है। अनंत देवी कुमारगुप्त की छोटी पत्नी है, पुरगुप्त की माता है ये। जयमाला बंधुवर्मा की स्त्री है, यानी मालवा की रानी है। देवसेना बंधुवर्मा की बहन है। विजया मालवा के धन कुबेर की कन्या है। कमला भट्टार की जननी है। रामा सर्वनाग की स्त्री है। ठीक है, कौन है रामा? सर्वनाग की स्त्री है। मालिनी मातृगुप्त की परिणयती, सखी, दासी इत्यादि। कथासार करते हैं भाई सकंदगुप्ता, ध्यान से देखना। अंक दे रखे हैं, ठीक है, 5 अंक है, 5 अंक यहाँ पे दे रखे हैं और उनके बारे में बताया गया है। तो देखते हैं, पहला अंक है भारत की संकटग्रस्त स्थिति का वर्णन प्रथम अंक में हुआ है। क्या भी प्रथम अंक में क्या हुआ? जो भारत है उसकी संकटग्रस्त स्थिति का वर्णन हुआ है। विदेशी आक्रमणों तथा अंतर्कलहों से राष्ट्र संकट में है। गुप्त वंश का अनिश्चित उत्तराधिकार नियम समस्या को और गहरा कर देता है। ऐसे में सकंदगुप्त पुण्यमित्रों को तथा मालवा पर हमला कर रहे शकों को पराजित करता है, परंतु राजधानी में अनंत देवी, पुरगुप्त और भट्टारक सत्ता हथियाने के षड्यंत्र में सम्राट की हत्या कर देते हैं। ठीक है, जो भाई सम्राट है, ठीक है, उसकी हत्या कौन कौन करता है? अनंत देवी जो उसकी दूसरी रानी है, पुरगुप्त उसका छोटा बेटा है, और भट्टार। ठीक है, ये सत्ता हथियाने के चक्कर में षड्यंत्र द्वारा जो सम्राट है उसकी हत्या कर देते हैं। अंक 2 में है विजया सकंदगुप्त के प्रति आकर्षित होती है। जो विजया है, ठीक है, वो सकंदगुप्त के प्रति आकर्षित होती है। सकंदगुप्त सिंहासन पर बैठने के प्रति उदासीन है। परपंच बुद्धि भट्टारक और सर्वनाग को देवकी की हत्या के लिए तैयार करता है। ठीक है, जो परपंच बुद्धि है वो भट्टारक और सर्वनाग को, देवकी कौन है? सकंदगुप्त की माता, इसकी हत्या के लिए तैयार करता है। रामा देवकी को बचाने का प्रयत्न करती है। कौन करती है भाई देवकी को बचाने का प्रयत्न? रामा। अंततः सकंदगुप्त आकर देवकी को बचा ले जाता है। ठीक है, सकंदगुप्त आता है और अपनी माता देवकी को बचाकर ले जाता है तथा पुरगुप्त और अनंत देवी को फिर विद्रोह न करने की चेतावनी देकर छोड़ देता है। ठीक है, किस किस को? अनंत देवी कौन है? सकंदगुप्त की छोटी माँ, और पुरगुप्त कौन है? उसका पुत्र अनंत देवी को। तो इनको फिर विद्रोह न करने की चेतावनी देकर छोड़ देता है और अपनी माता देवी को बचाकर ले जाता है। दूसरे अंक में ये इधर बंधुवर्मा मालवा का राज्य सकंदगुप्त को अर्पित करता है। उज्जैनी में सकंदगुप्त का राज्यारोहण। ठीक है, कहा दूसरे अंक में क्या है भाई? उज्जैनी में सकंदगुप्त का राज्यारोहण है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, दूसरे अंक में आया है। तीसरे अंक में परपंच बुद्धि तथा भट्टारक विजया की सहायता से देवसेना की बलि का उपक्रम रचते हैं। ठीक है भाई, कौन भी? परपंच बुद्धि और भट्टारक। ठीक है, जो विजया है उसकी सहायता से क्या है? जो देवसेना है उसकी बलि का उपक्रम रचते हैं। मार्तगुप्त तथा सकंदगुप्त उसे बचाते हैं। किसको बचाते हैं? देवसेना को बचाते हैं। ठीक है, उपहार स्वरूप मार्तगुप्त को कश्मीर का शासक बना दिया जाता है। ठीक है, और इसी जब ये देवसेना को बचाते हैं तो उससे प्रसन्न होकर क्या सकंदगुप्त उसको, मार्तगुप्त को कश्मीर का शासक बना देता है। भट्टारक अनंत देवी पुरगुप्त का हुणों के साथ सहयोग है। ठीक है, सहयोग है भाई हुणों के साथ, किस किस का? अनंत देवी का, पुरगुप्त का और भट्टार का। ठीक है, गोविंद गुप्त की वीरगति। ठीक है, गोविंद गुप्त क्या है? वो वीरगति को प्राप्त हो जाता है। हिंदू प्रदेश से मलेच्छन राज्य ध्वस्त होने पर सकंदगुप्त द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई। ठीक है, किसने की विक्रमादित्य की उपाधि धारण? तो सकंदगुप्त ने की, और तीसरे अंक में की हुई। गांधार की घाटी में युद्ध करते हुए बंधुवर्मा को वीरगति प्राप्त हुई। ठीक है, और तीसरे अंक में ही बंधुवर्मा को भी वीरगति प्राप्त होती है और गोविंद गुप्त को भी। अंततः भट्टार के विश्वासघात से सकंदगुप्त कुंभा नदी में बह जाता है। ठीक है, भट्टार के विश्वासघात से सकंदगुप्त क्या होता है? कुंभा नदी में बह जाता है। चौथा अंक है सकंदगुप्त गायब है, किसी को पता नहीं वह कहाँ है। निराशा का माहौल है। चौथे अंक में भी अराजकता की स्थिति है। विजया तथा सर्वनाग राष्ट्रहित के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। कौन कौन? विजया और सर्वनाग। सकंदगुप्त को मृत समझकर आघात से देवकी की मृत्यु हो जाती है। देवकी कौन है भाई? सकंदगुप्त की माता।
वो ये समझ लेती है भाई मेरे पुत्र की मृत्यु हो जाती है और इसी गम में वो मर जाती है। कमला के धिक्कारने पर भट्टार का शस्त्र त्याग। ठीक है, जो कमला है वो भट्टार को क्या है धिक्कार देती है, जिससे वो शस्त्र का त्याग कर देता है। ब्राह्मण श्रमण विवाद। ठीक है, ब्राह्मण श्रमण विवाद कब है? श्रमण विवाद कौन से अंक में? 4th अंक में है भाई। तथा समाधान के पांथिक एकता की वकालत, ये स्कंदगुप्त की वापसी है। ठीक है, देखो भाई तीसरे में तो क्या है, स्कंदगुप्त क्या पानी में बह जाता है। ठीक है, और चौथे अंक में शुरुआत में क्या दिखा, स्कंदगुप्त गायब है, लेकिन लास्ट में ही क्या दिखा दिया, 4th अंक में भाई स्कंदगुप्त की वापसी होती है। 5वां अंक, पुरुगुप्त सम्राट की उपाधि धारण करता है। जो पुरुगुप्त है वो सम्राट की उपाधि धारण करता है। विजया स्कंदगुप्त को रत्न ग्रह देने का प्रस्ताव करती है। जो विजया वो स्कंदगुप्त को क्या कहती है, रत्न ग्रह देने का प्रस्ताव करती है। स्कंदगुप्त का देवसेना से प्रणय निवेदन। ठीक है, देवसेना ठुकरा देती है। ठीक है, ध्यान रखना, प्रख्यात कीर्ति के नेतृत्व में बौद्ध संघों का हुणों तथा अनंत देवी के सहयोग से इनकार। ठीक है, अंततः हुण सिमगिल पराजित तथा हत। पुरुगुप्त को युवराज घोषित करता है। राष्ट्र के लिए सभी संकटों को जीत कर भी स्कंदगुप्त निजी जीवन में पराजित है। देवसेना के साथ रहने का सपना अधूरा है, नाटक का अंत होता है। ठीक है, इसमें स्कंदगुप्त की क्या है, देवसेना के साथ शादी नहीं होती है। ठीक है, और क्या है, ये सपन उसका अधूरा ही रह जाता है और नाटक का क्या है, अंत हो जाता है। 5 अंक हमारे समाप्त हो गए हैं। इसके बाद प्रमुख उद्धरण है हमारे। ठीक है, स्कंदगुप्त नाटक से देखते हैं। इस नाट्य रचना का आधार 2 मंतव्यों पर शिथिल किया गया है, जिनके संबंध में हमें कुछ कहना है। पहला यह है कि उज्जैनियों पर दुख भंजक विक्रमादित्य गुप्त वंशीय स्कंदगुप्त था, और दूसरा यह है कि मार्तगुप्त ही दूसरा कालिदास था, जिसने रघुवंश और काव्य बनाए। ये उदाहरण जो है ये स्कंदगुप्त की भूमिका से लिया गया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, भी पूछा जाता है हर बार, तो आप ध्यान रखना इसका। क्या भाई, इस नाट्य रचना का आधार 2 मंतव्य पर स्थिर है, जिनके संबंध में हमें कुछ कहना है। पहला यह कि उज्जैनी का पर दुख भंजक विक्रमादित्य गुप्त वंशीय स्कंदगुप्त था, और दूसरा यह है कि मार्तगुप्त ही दूसरा कालिदास था, जिसने रघुवंश और काव्य बनाए। ये भूमिका से है स्कंदगुप्त की, ध्यान रखना आपको। अब देखते हैं प्रथम अंक में कौन कौन से उदाहरण आए हैं, तो देखते हैं भाई। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवत्ती सपरा उससे बेगार करती है। स्कंदगुप्त का उदाहरण है भाई। दूसरा है राष्ट्रनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है, इस कठोर प्रत्यक्षवाद की समस्या बड़ी कठिन होती है। यह प्रणदत्त का है, स्कंदगुप्त से कहता है। युद्ध तो करना ही पड़ता है, अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है, ये कुमारगुप्त कहता है धातुसेन से। पहले अंक का ये नहीं धर्मावतार समझ में तो इतनी बात आ गई कि लड़कर ले लेना ही एक प्रधान स्वतः संसार में इसी का बोलबाला है, धातुसेन कहता है। ये धातुसेन का उदाहरण है। नहीं तो क्या रोने से भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है, जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा, और यदि मांग कर मिल जाए तो शांति की रक्षा कौन करेगा, ये भट्टार का है। अगला है कविता करना अनंत पुण्य का फल है, काफी महत्वपूर्ण है, ये मात्रगुप्त का है भाई। ठीक है, मात्रगुप्त का कथन है कविता करना अनंत पुण्य का है। तो भाई ये स्कंदगुप्त के पहला अंक की पंक्तियां हैं, और किसकी है, मात्रगुप्त की है। अगला है कवि तत्व वर्ण में चित्रण है, जो स्वर्गीय भावपूर्ण संगीत गाया करता है। अंधकार का आलोक से, अस्त का सत्य से, जड़ का चेतन से और ब्रह्म जगत का अंतर जगत से संबंध कौन कराती है, कविता ही ने। यह मात्रगुप्त है, मुद्गल से कहता है, और स्कंदगुप्त का पहला अंक है। तुम अपनी निष्ठुर क्रीड़ा के विभ्रम से बहकाने से सुखी हुई, फिर लगे देखने मुझे पथिक पहचाने से, उस सुख का आलिंगन करने कभी भूलकर आ जाना, मिलन सतीश तक मधुर जलनिधि में मधु हिलकोर उठा जाना। मात्रगुप्त अपनी जन्मभूमि कश्मीर से के वियोग में कहता है। इस गतिशील जगत में परिवर्तन पर आश्चर्य, परिवर्तन रुका कि महापरिवर्तन प्रलय हुआ। परिवर्तन ही सृष्टि है, जीवन है, शिथिल होना मृत्यु है, निश्चेत
शांति मरण है, प्रकृति क्रियाशील है, समय पुरुष और स्त्री की गेंद लेकर दोनों हाथों से खेलता है। क्या भाई, समय पुरुष और स्त्री की गेंद लेकर दोनों हाथों से खेलता है। ये लाइन अलग से पूछी गई पेपर में। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की समष्टि अभिव्यक्ति की कुंजी है। पुरुष उछाल दिया जाता है, उत्प्रेक्षण होता है, स्त्री आकर्षित करती है, यही जड़ प्रकृति का चेतन रहस्य है। तो धातु सेन मार्तगुप्त से कहता है, काफी महत्वपूर्ण उदाहरण है भैया। पुरुष है कुतूहल और प्रश्न और स्त्री है विश्लेषण, उत्तर और सब बातों का समाधान। ये धातु सेन कहता है मार्तगुप्त से। युद्ध क्या गान नहीं, युद्ध का श्रृंगनाद, भैरवी का तांडव तंत्र और शस्त्रों का वाद्य मिलकर एक भैरव संगीत की सृष्टि होती है। जीवन के अंतिम दृश्य को जानते हुए अपनी आंखों से देखना, जीवन रहस्य के चरम सौंदर्य की नगन और भयानक वास्तविकता का अनुभव केवल सच्चे वीर हृदय को होता है। ध्वंसमयी महामाया प्रकृति का वह निरंतर संगीत है, उसे सुनने के लिए हृदय में साहस और बल एकत्रित करो। अत्याचार के शमशान में ही मंगल का, शिव का, सत्य का, सुंदर का संगीत समाभार होता है। जयमाला कहती है विजया से। भी पहले अंक के थे उदाहरण, अब दूसरे अंक के देखते हैं। पवित्रता की माप, मलिनता, सुख का आलोचक दुख, पुण्य की कसौटी पाप। ठीक है, ये देवसेना का है। और विजया से कहती है, जहाँ हमारी सुंदर कल्पना आदर्श का नीड़ बनाकर विश्राम करती है वही स्वर्ग है। ये देवसेना विजया से कहती है। भाई दोनों के दोनों उदाहरण किसके, देवसेना के। पवित्रता की माप है, मलिनता, ये तो काफी महत्वपूर्ण, काफी बार पूछा गया है, इतनी भी लाइन ये आ जाती है। आगे है, संसार में जो सबसे महान है वह क्या है, त्याग, त्याग का क्या है, त्याग का ही दूसरा नाम महत्व। ये स्कंदगुप्त का है और चक्रपाली से कहता है, संपूर्ण संसार कर्म व वीरों की चित्रशाला है। वीरता एक स्वावलंबी गुण है। प्राणियों का विकास संभवतः इसी विचार के उत्तेजित होने से हुआ है। चक्रपाली स्कंदगुप्त से कहता है, ऐसा जीवन तो विडंबना है जिसके लिए दिन रात लड़ना पड़े। ये स्कंदगुप्त चक्रपाली से ही कहता है। नए ढंग के आभूषण, सुंदर वसन, भरा हुआ यौवन, यह सब तो चाहिए ही, परंतु एक वस्तु और चाहिए। सपुरुष को वशीभूत करने के पहले चाहिए एक धोखे की पट्टी। ये कहती है देवसेना में। प्रत्येक परमाणु के मिलन में एक समय है। क्या भी, प्रत्येक परमाणु के मिलन में एक समय, ये देवसेना का उदाहरण है। आगे है, और दूसरे अंक का भी ध्यान रखना, दूसरे अंक से सारे। सर्वात्मा के स्वर में आत्मसमर्पण के प्रत्येक ताल में अपने विशिष्ट व्यक्तित्व का विस्मृत हो जाना एक मनोहर संगीत, ये देवसेना का है। आगे है, समष्टि में भी विशिष्टि रहती है, व्यक्तियों से ही जाति बनती है। विश्व प्रेम, सर्वभूत कामना परम धर्म, परंतु इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि अपने पर प्रेम न हो। इस अपने ने क्या अन्याय किया है जो इसका बहिष्कार हो। जयमाला देवसेना से। बलिदान करने के योग्य वह नहीं जिसने अपना आपा नहीं खोया। बंधु वर्मा जयमाला से। आगे है, वीरता उन्माद नहीं, आंधी नहीं, जो उचित अनुचित का विचार न करती हो। केवल शस्त्र बल पर टिकी हुई वीरता बिना पैर की होती है, उसकी दृढ़ भित्ति है न्याय। ये गोविंद गुप्त कहता भट्टारक से। क्षमा पर मनुष्य का अधिकार है, वह पशु के पास नहीं मिलती। उठो, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। देवकी कहती है सर्वज्ञान से। ये दो दूसरे अंक के थे भी सभी उदाहरण। तीसरे अंक के तृतीय अंक के उदाहरण है, देखते हैं। संसार का मूल शिक्षक शमशान क्या डरने की वस्तु है। जीवन की नश्वरता के साथ ही सर्वात्मा के उत्थान का ऐसा सुंदर स्थल कौन है। तो ये देवसेना विजय से कहती है। आगे है, सब जीवन बीता जाता, धूप छां के खेल सदृश सब। समय भागता है प्रतिक्षण में, नव अतीत के तुषार कण में। हमें लगाकर भविष्य रन में, आप कहाँ छिप जाता है सब। बुल्ले लहर हवा के झोंके, मेघ और बिजली के टोले, किसका साहस है कुछ रोके। जीवन का वह नाता है सब। ये नेपथ्य से है। आगे है, यवनों से उधार ली हुई सभ्यता नाम की विलासिता के पीछे आर्य जाति उसी तरह पड़ी है जैसे कुलवधू को छोड़कर कोई नागरिक वेश्या के चरणों में। सैनिक का ये काफी महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा जाता है। आगे है, उतरोगे अब तक भूभार, मानवता में राक्षसत्व का अब है पूर्ण प्रचार। क्या भी,
उतरोगे अब कब भूभार, मानवता में राक्षस तत्व का अब है पूर्ण प्रचार। ये मातृगुप्त कहता मुद्गर से ईश्वर से प्रार्थना करते हुए। चतुर्थ अंक है प्रणय वंचिता स्त्रियां अपनी राह के रोड़े विघ्नों को दूर करने के लिए व्रत से भी दृढ़ होती है। हृदय को छीन लेने वाली स्त्री के प्रति हर्षवर्षा रवनी पहाड़ी नदियों से भयानक, ज्वालामुखी के विस्फोट से विभस्त और प्रलय की अनल शिखा से भी लहरदार होती है। क्षमा और उदारता वही सच्ची है जहाँ स्वार्थ की भी बलि होती है। विजया कहती है अनंत देवी से। ये भी काफी महत्वपूर्ण उदाहरण है भाई। चतुर्थ अंक का है ये। भारत समग्र विश्व का है और संपूर्ण वसुंधरा इसके प्रेम पास में आबद्ध है। अनादिकाल से ज्ञान की मानवता की ज्योति यह विकिरण कर रहा है। ये धातुसेन कहता प्रख्यात कीर्ति से। आगे है राष्ट्र और समाज मनुष्य के द्वारा बनते हैं उन्हीं के सुख के लिए। जिस राष्ट्र और समाज से हमारी सुख शांति में बाधा पड़ती हो उसका हमें तिरस्कार करना ही होगा। इन संस्थाओं का उद्देश्य है मानवों की सेवा। यदि वे हमें सवैध सेवा लेना चाहे और हमारा कष्टों को न हटावे तो हमें उनकी सीमा से बाहर जाना ही पड़ेगा। श्रमण ब्राह्मण से है। चतुर्थ अंक है भाई ये सभी उदाहरण। धर्म के अंध भक्तों मनुष्य अपूर्ण है, इसलिए सत्य का विकास जो उनके द्वारा होता है अपूर्ण होता है। यही विकास का रहस्य है। यदि ऐसा न हो तो ज्ञान की विधि असंभव हो जाए। सभी धर्म समय और देश की स्थिति के अनुसार निवृत्त होते रहते हैं और होंगे। हम लोगों को हठ धर्मिता में उन आगंतुक कर्मी को पूर्णता प्राप्त करने वाला ज्ञाना से मुंह न फेरना चाहिए। प्रख्यात कीर्ति का उदाहरण है भाई। चौथे अंक से है भविष्य का अनुचर तुच्छ मनुष्य केवल अतीत का स्वामी है। बोधों का निवारण, योगियों की समाधि और पागलों की सी संपूर्ण विषमतियाँ मुझे एक साथ चाहिए। स्कंदगुप्त का भी। अगला है जो अपने कर्मों को ईश्वर का कर्म समझकर करता है वही ईश्वर का अवतार है। ये कमला स्कंदगुप्त से कहती है। पंचम अंक से है भाई। पांचवें अंक से है आवश्यकता ही संसार के व्यवहारों की दलाल है। काफी महत्वपूर्ण है। क्या भाई आवश्यकता ही संसार के व्यवहारों की दलाल है। ये किसका उदाहरण है? विजया का है और पांचवें अंक से है भाई। आगे है अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम में मधुर होता है। भट्टार कहता है अन्य पर सतव भूखों का और धन पर सतव देशवासियों का प्रकृति ने उन्हें हमारे लिए हमें भूखों के लिए रख छोड़ा है वह धाती है। प्रणदत्त देवसाना से कहता है। आगे कोई दुख भोगने के लिए कोई सुख फिर सबका बोझ अपने सिर पर लाद कर क्यों व्यस्त होते हो। विजया। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है भाई। कोई दुख भोगने के लिए कोई सुख फिर सबका बोझ अपने सिर पर लाद कर क्यों व्यस्त हो। आगे है परंतु इस संसार का कोई उद्देश्य है। इसी पृथ्वी को स्वर्ग होना है, इसी पर देवताओं का निवास होगा। विश्वनियंता का ऐसा ही उद्देश्य है। मुझे विदित होता है फिर उसकी इच्छा क्यों न पूर्ण करूं। विजया मैं कुछ नहीं हूँ, उसका अस्त्र हूँ, परमात्मा का अमोद अस्त्र हूँ। मुझे उसके संकेत पर केवल अत्याचारियों के प्रति प्रेरित होना है, किसी से मेरी शत्रुता नहीं, क्योंकि मेरी निज की कोई इच्छा नहीं। देशव्यापी हलचल के भीतर कोई शक्ति कार्य कर रही है। पवित्र नियम अपनी रक्षा करने के लिए स्वयं सन्निध है। ये स्कंदगुप्त का है भाई उद्धरण। अगला निर्लज हार कर भी नहीं हारता, मर कर भी नहीं मरता। काफ़ी महत्वपूर्ण उदाहरण है भी। निर्लज हार कर भी नहीं हारता और मर कर भी नहीं मरता। ये भट्टार का है। आगे है देश की दुर्दशा निहारोगे डूबते को कभी उबारोगे। ये देवसेना का उदाहरण है। पंचम अंक से है भाई। आगे है वीरो हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार। उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। ये मातृगुप्त का है भी। पांचवें उदाहरण से सुना है वह दधीची का त्याग हमारा जातीयता विकास। पुरंदर ने पवी से है लिखा अस्ति युग का मेरा इतिहास। सिंधु सा विस्तृत और अदाग एक निर्वासित का उत्साह दे रही अभी दिखाई भगन मन रत्नाकर में वह रहा। ये मातृगुप्त का है। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही हमारी जन्मभूमि थी, यही से हम आए थे नहीं। मातृगुप्त का है ये। आगे है जिए तो सदा उसी के लिए यही अभिमान रहे, यह हर्ष निछावर कर दे हम
हमारा प्यारा भारतवर्ष। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है, मार्तगुप्त की है। और ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप सभी ने अगर पेपर दिया होगा तो हर एक पेपर में पूछा जाता है, टीजीटी से लेकर भाई प्रोफेसर तक के पेपर में ये पंक्ति पूछी जाती है। आहा वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मवश जीवन वन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। ये इसका देवसेना का आहा वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, देवसेना का है। ठीक है। कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है सम्राट, ये भी देवसेना का। दोनों महत्वपूर्ण उदाहरण है भी। कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है सम्राट, ये देवसेना का है। और आहा वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, ये भी देवसेना का है। आगे ध्रुव स्वामी। अब हम तीसरा नाटक कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद का, जो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, यानी तीनों नाटक मैं आपको इसी क्लास में, एक ही क्लास में कंप्लीट करवाने लग रही हूँ। ठीक है, 2 नाटक मैंने कंप्लीट करवाया, तीसरा हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। ध्रुव स्वामी, इसका प्रकाशन भाई 1933 ईस्वी में हुआ था और जयशंकर प्रसाद का ये नाटक है। और ये नाटक 3 अंकों में विभक्त है। कितने अंकों में विभक्त है? 3 अंकों में विभक्त है। इसमें स्त्री पुनर्विवाह का चित्रण किया गया है। ठीक है। स्त्री पुनर्विवाह का चित्रण कौन से नाटक में हुआ? ध्रुव स्वामी में हुआ। साथ ही स्त्री पात्रों के सशक्तिकरण का चित्रण मिलता है। ठीक है। जो स्त्री पात्र है उसके सशक्तिकरण का चित्रण इस नाटक में हमें मिलता है। विषय वस्तु देखते हैं। यह समस्या मूलक ऐतिहासिक नाटक है। ध्रुव स्वामी कैसा नाटक भाई? समस्या मूलक ऐतिहासिक नाटक है, जिसका कथानक गुप्त काल से है। ठीक है। इसका कथानक कहाँ से है? गुप्त काल से है भाई। ठीक है। कहाँ से है? गुप्त काल से है। ध्रुव स्वामी में प्रसाद ने भारतीय समाज में नारी जीवन के कटु यथार्थ पर गहन विचार किया है। नाटक की भूमिका में प्रसाद जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं प्रसाद जी? नाटक की भूमिका में जो भूमिका होती है वो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। ठीक है। और उससे अक्सर पेपर में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो यह ठीक है कि हमारे आचार विचार और धर्मशास्त्र की व्यवहारिकता की परंपरा विच्छिन्न सी है। आगे जितने सुधार या समाजशास्त्र के परीक्षात्मक प्रयोग देखे या सुने जाते हैं, उन्हें चिंतित और नवीन समझकर हमें बहुत शीघ्र अभारतीय कह देते हैं। किंतु मेरा ऐसा विश्वास है कि तत्कालीन कल्याणकारी परिवर्तन भी हुए हैं, इसलिए 1500 वर्ष पहले यह होना अस्वाभाविक नहीं था। क्या होना चाहिए और कैसा होगा, यह तो व्यवस्थापक विचार करे, किंतु इतिहास के आधार पर जो कुछ हो चुका था, इस घटना के घटित होने की संभावना है, उसी को लेकर इस नाटक की कथा वस्तु का विकास किया गया। ये जयशंकर प्रसाद ने जो हमारे ध्रुव स्वामी नाटक है उसकी भूमिका में कहा है जयशंकर प्रसाद ने। अब इसके पात्र देखते हैं। मुख्य पात्र में है ध्रुव स्वामी, रामगुप्त की पत्नी है और चंद्रगुप्त की पूर्व प्रेमिका है। जो ध्रुव स्वामी है वही रामगुप्त की तो पत्नी है और जो चंद्रगुप्त है उसकी पूर्व की प्रेमिका है। यह दृढ़ एवं साहसी स्त्री है। परिस्थितिवश वह जरूर कमजोर पड़ती है पर हौसला नहीं हारती। पुरुष प्रवृत्ति एवं धर्म के नियामकों से तीखे प्रश्न करती है। चंद्रगुप्त को उसके अधिकार के प्रति उद्वेलित करती है। फिर है मंदाकिनी, नाटक की सजीव पात्र जो अपने तीखे प्रश्नों से स्त्री की व्यथा को सामने रखती है। वह भी धर्म के नियामक पुरोहितों से बिना किसी डर भय के सीधे प्रश्न पूछती है। वह रामगुप्त द्वारा ध्रुव स्वामी को भेजे जाने के निर्णय को खूब कोसती है। ठीक है भाई, जब रामगुप्त क्या ध्रुव स्वामी को भेजता है अपने दुश्मन के पास, तो क्या है मंदाकिनी रामगुप्त से बहुत ज़्यादा क्या है उसको कोसती हैं। कोमा, ये भी एक पात्र है। ये कौन है? सकराज की प्रेमिका है जो उसे छोड़ देती है। कोमा स्वाभिमानी है। सकराज से कहती है, राजनीति का प्रतिशोध क्या एक नारी को कुचले बिना नहीं हो सकता? क्या कहते हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है भैया, ध्यान रखना। राजनीति का प्रतिशोध क्या एक नारी को कुचले बिना नहीं हो सकता? कौन कहती है? कोमा कहती है भाई। ठीक है। और किससे कहती है? सकराज से कहती है। ठीक है। और कौन से नाटक की पंक्ति है ये? ध्रुव स्वामी की। अंत में वह सकराज का शव लेने आती है। चंद्रगुप्त है। गुप्त साम्राज्य का साहसी एवं साम्राज्य के लिए मर मिटने वाला चरित्र है। रामगुप्त का भाई है परंतु उसके चरित्र के बिल्कुल विपरीत है। सकराज से अकेले युद्ध के लिए तैयार है, किंतु गुप्त साम्राज्य की ध्रुव स्वामी को भेजने के लिए हरगिज तैयार नहीं है। रामगुप्त गुप्त साम्राज्य का शासक जो पिता द्वारा अयोग्य घोषित किए जाने के बावजूद छल कपट से राजा बना। विलासी प्रवृत्ति के साथ साथ घोर कायर पात्र
जो युद्ध से बचने हेतु अपनी पत्नी को शत्रु को सौंपता है। कौन है ये? रामगुप्त है। फिर है शिखर स्वामी। रामगुप्त का सहयोगी एवं गुप्त साम्राज्य का आत्माएं राष्ट्र रक्षा का उपाय सबसे ऊपर बताते हुए रामगुप्त के फैसले का समर्थन या यूं कहे रामगुप्त के निर्णय का धर्म नीति के आड़ में सही बताने वाला यह अवसरवादी कुटिल धूर्त एवं अयोग्य अमात्य है। कौन है ये? शिखर स्वामी। फिर है भाई पुरोहित। पुरोहित देखते हैं। पुरोहित है एक दृढ़ एवं सत्यनिष्ठ चरित्र जिसे धर्म की सच्ची व्याख्या करने में कोई भय नहीं है। आगे है सकराज। स्वामी स्वार्थी एवं विलासी प्रवृत्ति का शासक है। कौन? सकराज। ध्रुव स्वामी की चाह रखता है, स्त्री को महज वस्तु समझता है, भाग्यवादी है एवं मंगल पर विश्वास रखता है। खिंगल कौन है? रामगुप्त के यहाँ सकराज का संधि प्रस्ताव लेकर जाने वाला। मिहिरदेव कौन है? कोमा के पिता एवं शक साम्राज्य के आचार्य, ये धार्मिक एवं नैतिक। कौन है? मिहिरदेव। गौण पात्र भी हैं इसके भाई। गौण पात्र में कुबड़ा, बोना, हिजड़ा, प्रतिहारी, सामंत कुमार, खड़ंगधारिणी, शक सामंत, दासी, नर्तकिया काफी महत्वपूर्ण है। ये भी इनके पात्र पूछे जाते हैं भाई गौण पात्र में भी। अब ध्रुव स्वामी में जो विशेष है वो हम देखते हैं। रंगमंच की दृष्टि से प्रसाद की सबसे सफल कृति कौन सी है? ध्रुव स्वामी है। क्या है भाई? रंगमंच की दृष्टि से प्रसाद की सबसे सफल नाट्य कृति कौन सी है? ध्रुव स्वामी है। ठीक है। गुप्त काल का ऐतिहासिक विवरण प्राप्त होता है किसमें? ध्रुव स्वामी में। प्रसाद जी ने इस नाटक में संस्कृतिनिष्ठ एवं व्यवहारिक भाषा का प्रयोग किया है। आगे देखते हैं। इस नाटक में मनोवैज्ञानिकता का भी प्रभाव है। इसमें नाटकीय तत्वों का सर्वांगीण विकास हुआ है। कथासार यह 3 अंकों में विभक्त है। कितने? 3 अंकों में है भी ध्रुव स्वामी। ठीक है। पहला अंक है नाटक का प्रारंभ ध्रुव स्वामी और खड़गधारी वार्तालाप से हुआ। नाटक के इसी अंश में प्राप्त होता है कि गुप्त सम्राट रामगुप्त की पत्नी पहले अब उसके भाई चंद्रगुप्त की प्रेमिका रह चुकी है। समुद्रगुप्त ने अपने बड़े पुत्र को अयोग्य जानकर उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त को घोषित किया, परंतु रामगुप्त ने छल और कपट को न्याय का नाम देकर सत्ता संभाल ली। रामगुप्त कुटिल एवं विलासी प्रवृत्ति का शासक है। वह डरपोक है। शक सम्राट की संधि जिसमें उसने ध्रुव स्वामी मांगी थी उसे देने का निर्णय कर लेता है। विवाह को अस्वीकार करते हुए वह कहता आचार्य के द्वारा पढ़े गए मंत्रों का बोझ वह क्यों उठाए? क्या भी आचार्यों के द्वारा पढ़े गए मंत्रों का वह बोझ क्यों उठाए? कौन कहता है? ये कहता है। कौन कहता है इसको? आप मुझे कमेंट में बताएं, क्योंकि मैंने अभी ऊपर से पढ़ाया है और आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा कौन कहता है। ध्रुव स्वामी बार बार उससे अपने सम्मान की भीख मांगती है, पर वह युद्ध के डर से उसे सकराज को सौंप देता है। चंद्रगुप्त इस निर्णय से असहमत होते हुए स्वयं सकराज से के यहाँ जाने का निर्णय करता, परंतु ध्रुव स्वामी उसे अकेले नहीं जाने देती, वह स्वयं भी साथ जाती है। ये पहले अंक में था भाई। दूसरा अंक, इस अंक का आरंभ कोमा के साथ हुआ। वह भी एक व्यतीत नारी है, क्योंकि उसका प्रेमी सकराज भी विलासी प्रवृत्ति का शासक है। ध्रुव स्वामी को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला है। सकराज स्त्री को भोग्या और वस्तु के अतिरिक्त कुछ नहीं समझता। अपने आवेश में सकराज आचार्य मिहिरदेव का अपमान भी कर देता है। ठीक है। सकराज कौन से अंक में मिहिरदेव का अपमान करता है? तो दूसरे अंक में करता, भी ध्यान रखना। यह पूरा प्रकरण सकराज के चरित्र के स्वार्थी और विलासी स्वरूप का उदाहरण है। इसी अंक में वह चंद्रगुप्त के हाथों मारा जाता है। ठीक है। तो दूसरे अंक में ही सकराज क्या है? चंद्रगुप्त के हाथों मारा जाता है। तीसरा अंक शुरू होता है भाई। तीसरा अंक पूर्व के दोनों अंकों में उद्घाटित समस्याओं के विश्लेषण और समाधान के लिए रचा गया है। इस अंक में ध्रुव स्वामी और रामगुप्त का विवाह पुरोहितों द्वारा खारिज किया जाता है। ठीक है। रामगुप्त और ध्रुव स्वामी का विवाह खारिज कौन से अंक में किया जाता है? तो तीसरे अंक में किया जाता है। ठीक है। क्योंकि रामगुप्त गौरव से नष्ट और आचरण से पतित था। रामगुप्त परिषद की बैठक में चंद्रगुप्त को मारने के चक्कर में स्वयं एक सामंत द्वारा मार गिराया जाता है और चंद्रगुप्त की जय जयकार के साथ नाटक समाप्त होता है।
अब इसके प्रमुख उदाहरण हैं, पहले अंक के उदाहरण देखते हैं हम। ठीक है, पहले अंक के उदाहरण है ध्रुव स्वामी के। राजनीति के सिद्धांत में राष्ट्र की रक्षा सब उपायों से करने का आदेश, ये शिखर का है। मूर्खों ने स्वार्थ के लिए साम्राज्य के गौरव का सर्वनाश करने का निश्चय कर लिया है। सच है, वीरता जब भागती है तो उसके पैरों से राजनीति छल छंद का धूल उड़ती है। तो ये काफी महत्वपूर्ण उदाहरण है। और मंदाकिनी का भी, जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रमाद से, क्षणिक आवेश से या दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक नहीं, ये चंद्रगुप्त का है भाई। आगे है, अनार्य निष्ठुर, मुझे कलंक कालिम के कारागार में बंद कर मरम वाक्य के धुएं से दम घोटकर मार डालने की आशा न करो। आज मेरी असहायता मुझे अमृत पिलाकर मेरा निर्लज जीवन बढ़ाने के लिए तत्पर है। जाओ, मैं एकांत चाहती हूँ, ये ध्रुव स्वामी का है। अनार्य निष्ठुर, ये पेपर में पूछा गया है काफ़ी बार। अनार्य निष्ठुर, मुझे कलंक कालिमा के कारागार में बंद कर मरम वाक्य के धुएं से दम घोटकर मार डालने की आशा न करो। आज मेरी असहायता मुझे अमृत पिलाकर मेरा निर्लज जीवन बढ़ाने के लिए तत्पर है। जाओ, मैं एकांत चाहती हूँ। तो ये किसका, ध्रुव स्वामी का रहेगा भाई, पहले अंक से। आगे है, कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन, कितने संतोष से भरा था। नियति ने अज्ञात भाव से मानो लू से तपी हुई वसुधा को क्षितिज के निर्जन में सायकालीन शीतल आकाश से मिला दिया हो, ये ध्रुव स्वामी का ही है भाई उदाहरण, पहले अंक से है। दूसरा अंक है, यौवन तेरी चंचल छाया, दूसरे अंक में है, कोमा का है। छल का बहिरंग सुंदर होता है, क्या भाई, छल का बहिरंग सुंदर होता है, ये मिहिरदेव का है। प्रेम का नाम न लो, वह एक पीड़ा थी जो छूट गई, ये कोमा का है, सटराज से कहती है। कोमा किससे कहती है, सटराज से कहती है, प्रेम का नाम लो, वह एक पीड़ा थी जो छूट गई। आगे है, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है, मैं तो पुरुषार्थ को ही सबका नियामक समझता हूँ, सकराज का है ये। राजनीति ही मनुष्य के लिए सब कुछ नहीं, राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ न धो बैठो, जिसका विश्व मानव के साथ व्यापक संबंध है, ये मिहिरदेव का है। चंद्रे, मेरे भाग्य के आकाश में ध्रुव केतु से अपनी गति बंद करो, ये ध्रुव स्वामी का है। क्या भाई, चंद्रे, मेरे भाग्य के आकाश में धूम केतु से अपनी गति को बंद करो, ये ध्रुव स्वामी का है भाई। और दूसरे अंक से। तीसरा अंक है, तीसरे अंक के उदाहरण देखते हैं हम। पुरोहित जी, मैं राजनीति नहीं जानती, किंतु इतना समझती हूँ कि जो रानी शत्रु के लिए उपहार में भेज दी जाती है वह महादेवी की उच्च पदवी से पहले ही वंचित हो गई है, ये किसका है, ध्रुव स्वामी का है, और तीसरे अंक का है। आगे, विधान की साई का एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि पर कालिमा चढ़ा देता, ये चंद्रगुप्त का है। आगे है, भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करके ही अधिकार से वंचित नहीं किया है, बल्कि तुम लोगों की दस्यु वृत्तियों ने उन्हें लूटा है, ये मंदाकिनी का है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जितने भी मैं आपको ये करवा रही हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण है पेपर की दृष्टि से भी। आगे है, जिन स्त्रियों को धर्म बंधन में बांधकर उनकी संपत्ति के बिना उनका सब अधिकार छीन लेते हैं, तब क्या धर्म के पास कोई प्रतिकार, कोई संरक्षण नहीं छोड़ते जिससे वे स्त्रियां अपनी आपत्ति में अवलंबन मांग सके, तो ये मंदाकिनी का उदाहरण रहेगा भाई, और तीसरे अंक से है। तो इसी के साथ भाई हमारा ध्रुव स्वामी नाटक भी कंप्लीट होता है। आज मैंने आपको 3 जयशंकर प्रसाद के नाटक करवा दिए हैं, कौन कौन से, चंद्रगुप्त, ठीक है, स्कंदगुप्त, ठीक है, और ध्रुव स्वामी, ठीक है। ये मैंने तीनों नाटक आपको कंप्लीट करवा दिए, और जो महत्वपूर्ण है आपके लिए मैंने वो सब करवाया जो पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। आप जो भी बच्चा इस क्लास को अच्छी प्रकार से कर लेगा तो आप समझना ये आपके तीनों नाटक कंप्लीट अच्छी प्रकार से हो गए, पेपर में आप मार नहीं खाओगे, ठीक है। और इसी के साथ अपनी आज की क्लास कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट करना तो आप बिल्कुल ना भूलें। और भाई जो भी मैं क्वेश्चन आपसे करती हूँ तो प्लीज़ उसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में दिया कीजिए, ठीक है। और मेरा चैनल नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलें। और मैंने भी एक टेलीग्राम चैनल भी बना रखा है जिस पे मैं PDF शेयर करती हूँ, ठीक है। तो आप उस चैनल को भी ज्वाइन ज़रूर कर लें ताकि आपको PDF आपको वहाँ पे मिल जाए, ठीक है। और आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।